ब्रिटिश विजय का भारत पर एक सेकेंड यार ब्रिटिश विजय का भारत पर स्पष्ट और गहरा आर्थिक प्रभाव पड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था का शायद ही कोई पहलू रहा होगा जो अच्छी या बुरी दिशा में पूरे ब्रिटिश शासनकाल में परिवर्तन नहीं हुआ। परंपरागत अर्थव्यवस्था का विघटन। अंग्रेजों ने जो आर्थिक नीतियां अपनाई उसने भारत की अर्थव्यवस्था का रूपांतरण एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में हो गया, जिसके स्वरूप और ढांचे का निर्धारण ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की ज़रूरतों के अनुसार हुआ। इस दृष्टि से ब्रिटिश विजय पहले की सभी विदेश जीतों से भिन्न थी। पहले के सभी विजेताओं ने भारतीय राजनीतिक शक्ति को उखाड़ फेंका, मगर उन्होंने देश के आर्थिक ढांचे के कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं किए। वे धीरे धीरे भारतीय राजनीतिक तथा आर्थिक जीवन के भाग बन गए। किसान, दस्तकार, व्यापारी अपनी जिंदगी के पहले की तरह जीते रहे। स्वावलंबी ग्राम अर्थव्यवस्था की बुनियादी आर्थिक सजावट को सदा बनाए रखा। शासकों के साधनों के बदलने का मतलब था उन कर्मचारियों का परिवर्तन जो किसानों के अधिशेष को वसूल करते थे। मगर ब्रिटिश विजेता बिल्कुल भिन्न थे। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के परंपरागत ढांचे को पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया। इसके अलावा वे कभी भारतीय जीवन की अभिन्न अंग नहीं बन सके। वे भारत में हमेशा विदेशी बने रहे, भारतीय संसाधनों का प्रयोग करते रहे और भारतीय समृद्धि को नजराने के रूप में ले जाते रहे। भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश व्यापार और उद्योग के हितों के अध्ययन करने और अनेक विविध परिणाम हुए। फिर दस्तकारी व शिल्पों की बर्बादी। शहरी हस्तशिल्पों का एकाएक और बहुत जल्द परिवर्तन हो गया। इन शिल्पों के कारण भारत का नाम समूची सभ्य दुनिया में शताब्दियों तक लिया जाता रहा। इस पतन का मुख्य कारण था इंग्लैंड से आयात की जाने वाली मशीनों द्वारा बनाई जाने वाली सस्ती वस्तुओं के साथ प्रतिद्वंदिता। जैसा कि हम देख चुके हैं, अंग्रेजों ने 1813 के बाद एक तरफा मुफ्त व्यापार की नीति भारत पर लाद दी और ब्रिटिश विनिर्मित वस्तुओं, विशेषकर सूती वस्तुओं की तुरंत बड़ी भरमार हो गई। आदिम तकनीकों से बनी भारतीय वस्तुएं भाप से चलने वाली शक्तिशाली मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर बनाई जाने वाली वस्तु की प्रतिद्वंदिता में टिक नहीं सके। भारतीय उद्योगों, विशेषकर ग्रामीण दस्तकार उद्योगों की बर्बादी। रेलवे के बनते ही काफ़ी तेजी से हुई। बर्बादी किसकी? भारतीय उद्योगों, विशेषकर ग्रामीण दस्तकार उद्योगों की बर्बादी रेलवे के बनते ही काफ़ी तेजी से हुई। रेलवे के द्वारा ब्रिटिश विनिर्मित वस्तुओं के देश के सुदूर गांवों में पहुंचने और परंपरागत उद्योगों की जड़ें खोदने में सहायता मिली। जैसा कि अमेरिकी लेखक D.H. बुकानन ने लिखा है, अलग थलग रहने वाले स्वावलंबी गांव के कवच को इस्पात की रेल ने वेध दिया तथा उसकी प्राण शक्ति को क्षीण कर दिया। सूत काटने, सूती कपड़ा बनने के उद्योगों को सबसे अधिक धक्का लगा। रेशमी और ऊनी वस्त्र उद्योग के हाथ भी कोई अच्छी नहीं थी। लोहा, मिट्टी के बर्तन, शीशा, कागज, धातु, बंदूकें, जहाजानी, तेल घानी, चमड़ा शोधन, रंगाई उद्योग की हालत भी बुरी हो गई। विदेशी वस्तुओं की भरमार के अलावा कुछ अन्य कारक भी थे जिनका जन्म ब्रिटिश जीत के कारण हुआ, जिन्होंने भारतीय उद्योग के विनाश में योगदान दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी तथा उसके कर्मचारियों ने 1833 के उत्तरार्ध में बंगाल के दस्तकारों पर अत्याचार किए। उन्होंने दस्तकारों को अपनी वस्तुएं बाजार कीमतों से कम बेचने और अपनी सेवाओं की प्रचलित मजदूरी से कम कर देने पर मजबूर किया। उन्होंने अनेक दस्तकारों को अपनी पुश्तैनी पैसे छोड़ने के लिए विवश किया। सामान्यतः कंपनी द्वारा निर्यात किए जाने वाले प्रोत्साहन से भारतीय हस्तशिल्प को फायदा होता गया, मगर इस अत्याचार के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन और यूरोप में भारतीय वस्तुओं के आयात पर लगाए गए उच्च आयात शुल्कों तथा अन्य प्रतिबंधों और उनके साथ ब्रिटेन में आधुनिक विनिर्माण उद्योग के विकास के फलस्वरूप 1820 के बाद यूरोपीय बाजारों के दरवाजे भारतीय विनिर्माताओं के लिए वस्तुतः बंद हो गए। भारतीय शासकों और उनके राज दरबारों में जो शहरी हस्तशिल्प की वस्तुओं
के मुख्य ग्राहक थे वो धीरे धीरे लुप्त हो जाने से इन उद्योगों को बड़ा धक्का लगा। उदाहरण के लिए सैनिक हथियारों का उत्पादन पूरी तरह से भारतीय राज्यों पर निर्भर था। अंग्रेज अपने सारी सैनिक और अन्य सरकारी सामान ब्रिटेन से खरीदते थे। इसके अलावा शासक वर्ग के रूप में भारतीय शासकों और कुलीन पुरुषों का स्थान ब्रिटिश अधिकारियों तथा सैनिक अफसरों ने ले लिया। बिल्कुल निरपवाद रूप से अपने देश के उत्पादनों को बढ़ाया, अपने देश के उत्पादनों को अपनाया। कच्चे मालों को निर्यात करने की ब्रिटिश नीति से भी भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों को धक्का लगा, क्योंकि कपास और चमड़े जैसे कच्चे मालों की कीमतें बढ़ गईं। इससे हस्तशिल्प की वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई और विदेशों के साथ प्रतियोगिताओं में ठहरने की उनकी क्षमता घट गई। भारतीय हस्तशिल्पों की तबाही उन शहरों की तबाही के रूप में सामने आई जो अपनी विनिर्मित वस्तुओं के लिए मशहूर थीं, जो शहर युद्ध, लूट घसोट के विध्वंस के बाद भी टिके रहे। ब्रिटिश विजय के कारण जिंदा नहीं रह सके ढाका, सूरत, मुर्शिदाबाद, कई अन्य धनी आबादी वाले समृद्ध औद्योगिक केंद्र जन शून्य हो गए, खंडरात बन गए। 19वीं शताब्दी के अंत तक नगर की जनसंख्या मुश्किल से कुल जनसंख्या का 10% रह गई। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने 1834-35 में लिखा, इस दरिद्रता के समान दरिद्रता वाणिज्य इतिहास में शायद ही कभी रही है। बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में विरंजित कर रही हैं। यह महाविपदा इस कारण और भी बढ़ गई कि परंपरागत उद्योग के पतन के साथ ब्रिटेन और पश्चिम यूरोप की तरह आधुनिक मशीन उद्योग का विकास नहीं हुआ। फलस्वरूप तबाह हस्तशिल्पी दस्तकार वैकल्पिक रोजगार पाने में असफल रहे। उनके सामने एक ही रास्ता था, कृषि को अपनाना। इसके अलावा ब्रिटिश शासन ने गांवों के आर्थिक जीवन के संतुलन को बिगाड़ दिया। ग्रामीण शिल्पों के धीरे धीरे विनाश ने ग्रामीण क्षेत्र में कृषि और घरेलू उद्योगों की एकता तोड़ दिया। पढ़ रही हूँ? हाँ, इस प्रकार स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विनाश में योगदान दिया। एक और करोड़ों किसानों को जो अंतकालिक कटाई तथा बुनाई द्वारा अपनी आय को पूरा करते थे, मुख्य रूप से खेती पर निर्भर रहना पड़ा। दूसरी ओर करोड़ों दस्तकारों अपनी परंपरागत जीविका को खो बैठी तथा खेतीहर मजदूर या छोटे काश्तकार बन गए, जिनके पास छोटे छोटे खेत थे। उनके कारण जमीन पर बोझ पड़ा। इस प्रकार ब्रिटिश जीत के कारण देश में अब औद्योगिकरण आया और कृषि पर लोग की निर्भरता बढ़ी। पहले के काल के लिए कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है, मगर जनगणना की रिपोर्टों के अनुसार केवल 1901 में और 1941 के बीच कृषि पर निर्भर जनसंख्या का प्रतिशत 63.7% से बढ़कर 70% हो गया, मतलब 40 साल में। कृषि पर बढ़ता हुआ यह दबाव ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की घोर गरीबी के मुख्य कारणों में से एक था। वस्तुतः भारत अब औद्योगिक ब्रिटेन का एक कृषि उपनिवेश हो गया। ब्रिटेन को भारत की आवश्यकता अपने उद्योगों के लिए कच्चे मालों के सोर्स में थी। सूती कपड़ा उद्योग में यह तब्दीली सुस्पष्ट। भारत सदियों में सूती वस्तुओं का संसार में सबसे बड़ा निर्यात करता था, मगर अब वह ब्रिटिश सूती उत्पादों को आयात करने वाला तथा कपास का निर्यात करने वाला बन गया। किसानों की दरिद्रता। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत किसान भी धीरे धीरे दरिद्र हो गए। यद्यपि वे अब अंदरूनी लड़ाइयों से मुक्त थे, तथापि उनकी आर्थिक हालत खराब हो गई और अब वह लगातार गरीबी में घटते गए। बंगाल ने ब्रिटिश शासन के आरंभ में ही यथासंभव अधिकतर भू राजस्व उगाने की क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स की नीति के कारण इतना विध्वंस हुआ कि कॉर्नवालिस ने भी शिकायत भरे लहजे में कहा कि एक तिहाई बंगाल एक जंगल में बदल गया। कॉर्नवालिस ने भी शिकायत भरे लहजे में कहा कि एक तिहाई बंगाल एक जंगल में बदल गया, जिसमें केवल वनचर ही रहते हैं। बाद में भी कोई सुधार नहीं हुआ। दोनों स्थायी बंदोबस्त तथा अस्थायी बंदोबस्त वाले जमींदार क्षेत्रों में किसानों की हालत रैयत वाली और महावाली क्षेत्रों। जमींदारों ने किसानों पर तरह तरह के अत्याचार किए। रैयत वाली और महावाली क्षेत्र। रैयत वाली और महलवाड़ी क्षेत्रों में किसानों की हालत कोई बेहतर नहीं थी। वहां सरकार ने जमींदारों का स्थान लिया। अत्यधिक
अतिरिक्त भू राजस्व निर्धारित किया। शुरू में भू राजस्व उत्पादन का 1/3 लेकर आधा तक होता था। भारी मात्रा में भू राजस्व का निर्धारण 19वीं शताब्दी में दरिद्रता में वृद्धि तथा कृषि की अवनति के कारण मुख्य कारणों में से एक था। अनेक सामयिक आलेखों अधिकारियों ने इस तथ्य का उल्लेख किया। उदाहरण के लिए विसर्प हैबर ने लिखा है, मेरा ख्याल है ना तो देसी और ना ही यूरोपीय कृषक कराधान की वर्तमान दर पर समृद्ध वन बन सकता है। जमीन की आधी सकल पैदावार सरकार ले लेती है। हिंदुस्तान उत्तर भारत में मैंने शाही अफसरों की यह आम भावना पाई गई है। देसी राज्य में प्रजा की तुलना में कंपनी के प्रांतों में किसान कुल मिलाकर बदतर, गरीब और बदकिस्मत पस्त हिम्मत है। यहाँ मद्रास में जहाँ जमीन आमतौर पर कम उपजाऊ है, विषमता और स्पष्टता है। यह तथ्य यह है कि कोई भी देसी राजा हमारे जितना लगान नहीं मांगता। यद्यपि भू राजस्व की रकम प्रति वर्ष बढ़ाई गई। 1857 में 15.3 करोड़ रुपए थी, जो बढ़कर 1936 से 37 में 35.8 करोड़ रुपए हो गई। तथापि कीमतें और उत्पादन बढ़ने के साथ साथ कुल उत्पादन के अनुपात में खास तौर पर 20वीं शताब्दी में भू राजस्व की प्रवृत्ति घटने को थी। भू राजस्व के कोई समानुपात में वृद्धि नहीं की गई, क्योंकि अतिशय राजस्व वसूलने के विनाशकारी परिणाम स्पष्ट हो गए। मगर अब तक कृषि और जनसंख्या का दबाव इतना बढ़ गया था कि बाद के वर्षों में किसानों का अपेक्षाकृत कम भू राजस्व भी कंपनी के आरंभिक वर्षों में उच्च भू राजस्व के समान ही भारी सिद्ध हुआ। बहरहाल 20वीं शताब्दी में कृषि अर्थव्यवस्था नष्ट हो चुकी थी। भूस्वामी शोधकारों का दूर गांवों तक प्रवेश हो चुका था। उच्च भू राजस्व निर्धारण इसलिए भी विनाशकारी साबित हुआ क्योंकि उसके बदले किसानों की कोई आर्थिक प्रतिफल नहीं मिला। कृषि सुधार पर सरकार ने बहुत कम खर्च किया। अपनी लगभग सारी आय ब्रिटिश भारत के प्रशासन की आवश्यकताओं को पूरा करने, इंग्लैंड को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अनुदान भेजने, ब्रिटिश व्यापार और उद्योग हितों को साधने में लगा दी। यहाँ तक कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने किसान की अपेक्षा सौदागर तथा महाजन को फायदा पहुँचा। अत्यधिक भू राजस्व की रकम में नुकसानदेह परिणामों को वसूल करने के कठोर तरीकों और भी भयंकर बना दिया गया। भू राजस्व निर्धारित तारीखों पर तत्परता के साथ भुगतान करना पड़ता था, भले ही पैदावार सामान्य से कम हो रही हो या बिल्कुल ही ना हो रही हो। खराब फसल वाले वर्षों में किसानों के लिए भू राजस्व की अदायगी बड़ी कठिन थी, भले ही वह अच्छी फसल के सालों में भू राजस्व आसानी से हो पाए। जब भी किसान भू राजस्व अदा करने में असफल रहे, तब सरकार ने राजस्व की बकाया रकम वसूल करने के लिए जमीन को नीलाम कर दिया। मगर अधिकतर स्थितियों में किसान ने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचकर भू राजस्व अदा करा। नीलामी की स्थिति में उसने अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ा। बहुधा राजस्व भुगतान करने में असमर्थता कारण किसान को महाजन से ब्याज की उचित दरों पर कर्ज लेना पड़ता था। जमीन से सदा के लिए हाथ धोने के बदले किसान अपनी जमीन में किसी महाजन या अपने पड़ोसी से धनी किसान के पास गिरवी रखकर कर्ज लेना बेहतर समझते थे। जब भी उनका खर्च उनकी आय से नहीं निकल पाता तो महाजन के पास जाना पड़ता, मगर एक बार कर्ज के फंसने के बाद उनसे निकल पाना बहुत मुश्किल था। महाजन ऊंची दरों पर ब्याज देता था और गलत हिसाब किताब, जारी दस्तावेजों और कर्जदार को कर्ज के वास्तविक रकमों से अधिक दस्तखत करने के लिए मजबूर करने से धूर्ततापूर्ण कार्रवाई और किसानों को तब तक कर्ज फंसाया जाता जब तक कि वो अपनी जमीन से हाथ नहीं धो बैठते। महाजन की नई कानून प्रणाली और राजस्व नीति में बहुत मदद मिली। अंग्रेजी राज के पहले महाजन ग्राम समुदाय के अधीन होता था। वह एक ऐसा आचरण नहीं कर सकता जिसे गांव के बाकी लोग बिल्कुल नापसंद करें। उदाहरण के लिए बहुत अधिक दरों पर ब्याज नहीं ले सकता था। वस्तुतः ब्याज की दरों का निर्धारण चलन व जनमत के द्वारा होता था। इसके अलावा वह कर्जदार की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता था। अधिक से अधिक वह कर्जदार की व्यक्तिगत संपत्ति जैसे गहनों, खेतों में खड़ी फसलों के कुछ हिस्से ले सकता था। जमीन को हस्तांतरण योग्य बनाकर ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था में महाजन ने धनी किसानों को जमीन हड़पने में समर्थ बना दिया गया। यहाँ तक अंग्रेजों द्वारा अपनी कानून प्रणाली, पुलिस के फलस्वरूप स्थापित शांति और सुरक्षा के फायदे अंग्रेजों को मिले, जिसके हाथों में कानून ने अपार शक्ति दे दी। पैसे की ताकत का इस्तेमाल मुकदमे की खर्चीली प्रणालियों को अपने पक्ष में अपने हित में साधने के लिए कर दिया। इसके अतिरिक्त साक्षर और चालाक महाजन ने आसानी से किसान की अज्ञानता और निरक्षरता का इस्तेमाल किया। कानून की जटिल प्रक्रियाओं को तोड़ मरोड़ कर अनुकूल न्यायिक निर्णय प्राप्त करने के लिए किया। धीरे धीरे रैयत वाली और महल वाली क्षेत्रों में के किसान
कर्ज में डूबते ही चले गए और अधिकाधिक जमीनी महाजनों, सौदागरों, धनी किसानों, धनी वर्गों के हाथों में चली गई। यही प्रक्रिया जमींदारी क्षेत्रों में हुई। वहाँ किसान अपने कर्जदारी अधिकार खो बैठा, उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया गया। वे महाजन के बटाईदार बन गए। किसानों के हाथों में जमीन के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभाव और अकाल के कालों में तेज हो गई। भारतीय किसान के पास संकट के समय के लिए शायद ही कोई बचत होती थी। जब भी फसल खराब हो जाती तब महाजन का आश्रय लेना पड़ता था। महाजन का सहारा न केवल भू राजस्व अदा करने बल्कि अपने और अपने परिवार के भोजन की व्यवस्था के लिए भी करना पड़ता था। 19वीं सदी के अंत तक महाजन ग्रामीण क्षेत्र का मुख्य अभिशाप और ग्रामीण जनता की बढ़ती हुई दरिद्रता का एक प्रमुख कारण बन गया। 1911 तक के ग्रामीण ऋण 3 अरब रुपए आंका गया था। 1937 तक 18 अरब रुपए तक पहुंच गया। पूरी प्रक्रिया एक दुष्चक्र बन गई। कराधान और बढ़ती हुई गरीबी के बोझ ने किसानों के कर्ज में फंसा दिया। कर्ज के परिणाम स्वरूप भी उसकी गरीबी बढ़ी। वस्तुतः किसान बहुधा ही यह समझ नहीं सका कि महाजन साम्राज्यवादी शोषण तंत्र में एक अवश्य भावी दाता है। उन्होंने अपना गुस्सा उसी पर उतारा क्योंकि यह उसकी अपनी दरिद्रता का स्पष्ट कारण लगा। उदाहरण के लिए 1857 के विद्रोह के दौरान जहाँ भी किसानों ने विद्रोह किया वहाँ उनके हमले का पहला निशाना था महाजन और उसकी बहियाँ। किसानों की यह कार्रवाई आम बात थी। कृषि के बढ़ते वाणिज्यीकरण ने महाजन का सौदागर को किसान का शोषण करने में मदद की। गरीब किसान को फसल तैयार होते ही जो कीमत मिले उस पर अपनी पैदावार बेचने पर मजबूर कर दिया जाता था क्योंकि उसे सरकार, जमींदार, महाजन की मांगों को पूरा करना पड़ता था। इसी कारण से अनाज के व्यापारी भी दया पर निर्भर हो जाता था। व्यापारी अपने शर्तों पर अनाज खरीदता था। व्यापारी बजट कीमत से कम पर अनाज खरीद लेता था। इसी प्रकार कृषि की पैदावार के बढ़ते हुए व्यापार का अधिक लाभ व्यापारी को मिला जो बहुधा गांव का महाजन भी होता था। जमीन हाथों से निकलने और औद्योगिकरण और आधुनिक उद्योग के अभाव कारण जमीन पर बढ़ते हुए बोझ ने भूमिहीन किसानों और तवा दस्तकारों तथा हस्तशिल्पों को काफ़ी ऊंचे लगान पर महाजनों तथा जमींदारों से रियायत या कम मजदूरी पर खेतिहार मजदूर बनने के लिए मजबूर किया। इस प्रकार किसान वर्गों को सरकार, जमींदार, भू राजस्व, जमीन के तहरे बोझ से कुचल दिया गया। इन तीनों द्वारा अपने हिस्से में ले जाने का इतना नहीं बचता था कि खेतिहार तथा उसके परिवार का निर्वाह हो सके। हिसाब लगाया गया कि 1950 और 51 में भू लगान और महाजन का ब्याज 12 अरब रुपए था, यानी उस साल के कुल कृषि उत्पादन का लगभग 1/3। परिणाम स्वरूप किसान वर्ग की गरीबी बढ़ती गई, साथ ही अकालों की बारंबारता और भयंकरता भी बढ़ती गई। जब भी सूखे या बाढ़ के अकाल के कारण फसलें खराब हो जाती तथा अभाव की स्थिति आई तब लाखों की संख्या में लोग मरे। पुराने जमींदारों की तबाही व नई व्यवस्था का उदय। ब्रिटिश शासन के कुछ आरंभिक दशकों में बंगाल और मद्रास में पुराने जमींदार तबाह हो गए। ऐसा खासकर सबसे ऊंची बोली लगाने वाले राजस्व वसूली के अधिकार नीलाम करने की वॉरेंट हिस्ट्री की नीति कारण हुआ। 1793 में स्थायी बंदोबस्त का आरंभिक प्रभाव भी ऐसा ही हुआ। भू राजस्व का भारी बोझ सरकार की कुल लगान का 11/10 भाग ले लेती थी। वसूली संबंधी सख्त कानून है जिसके तहत राजस्व की अदायगी में विलंब होने से जमींदारी संपत्तियां बड़ी कठोरता से नीलाम कर दी गई। शुरू के कुछ वर्षों के दौरान बड़ी ही विध्वंसकारी भूमिका अदा की। बंगाल के अनेक बड़े जमींदार बिल्कुल तबाह हो गए तथा अपनी जमींदारी अधिकारों को बेचने पर मजबूर हो गए। 1815 तक के बंगाल की लगभग आधी भू संपत्ति पुराने जमींदार को हाथों से निकलकर सौदागर तथा अन्य धनी वर्गों के पास जा चुकी थी। पुराने जमींदार गाँव में रहते आए थे और रैयतों के प्रति कुछ नरमी दिखाने की उनकी परंपरा रही थी। सौदागर तथा पैसे वाले अन्य वर्ग आमतौर पर शहरों में रहते थे। कठिन परिस्थितियों का बिना ख्याल किए वे रैयत की पाई पर निष्ठुरता से वसूलते थे। वे बिल्कुल बेईमान थे। रैयतों के प्रति उनके मन में कोई सहानुभूति नहीं थी। वे किसानों से बहुत अधिक ऐंठते और जब भी चाहते बेदखल करते थे। उत्तर मद्रास में स्थायी बंदोबस्त और उत्तर प्रदेश में अस्थायी जमींदारी बंदोबस्त स्थानीय जमींदार के समान रूप से कठोर थे। मगर जमींदारों की दशा में जल्द ही तेजी से सुधार हुआ। जमींदार भू राजस्व समय पर अदा कर सके इसलिए अधिकारियों ने रैयतों पर उनके अधिकार बढ़ा दिए। फलस्वरूप रैयतों की परंपरागत अधिकार समाप्त हो गए। अब जमींदारों ने लगान को अधिकतम सीमा तक बढ़ाने के लिए कमर कस ली। फलस्वरूप वे जल्द ही समृद्ध हो गए। रैयत वाले क्षेत्रों में जमींदार रैयत संबंधों की प्रणाली धीरे धीरे फैल गई। धीरे धीरे हम ऊपर देख रहे हैं आधिकारिक जमीन महाजनों, सौदागरों, धनी किसानों के हाथों में चली गई।
जो रैयतों के द्वारा खेती करवाते थे। भारतीय धनी वर्गों द्वारा जमीन खरीदने, जमींदार बनने का एक कारण यह भी था कि उद्योग में पूंजी के निवेश की कोई खास गुंजाइश नहीं थी। बटेदार की एक अन्य प्रकार थी जिसके जरिए इस जमींदारी प्रथा का प्रसार हुआ। अनेक खुद मालिकों तथा काश्तदारियों अधिकार प्राप्त रैयतों ने, जिनका जमीन अस्थायी अधिकार था, स्वयं खेती करने के बदले जमीन के लिए उतवाले रैयतों को अधिक लगान पर पट्टे पर जमीन देना अधिक सुविधाजनक पाया। कालक्रम की इस नई जमींदारी प्रथा में न केवल जमींदारी क्षेत्रों में बल्कि रैयतवाड़ी क्षेत्रों में भी कृषि की मुख्य विशेषता बन गई। जमींदारी प्रथा के प्रसार में एक उल्लेखनीय विशेषता थी बिचौलियों का उदय। चूँकि खेतीहर रैयतों को आमतौर पर कोई सुरक्षा नहीं थी, जमीन पर जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव के कारण रैयतों में जमीन के लिए परस्पर प्रतियोगिता थी, इसलिए जमीन का लगान बढ़ता गया। जमींदारी और नए भूस्वामियों ने लगान वसूलने के लिए अपने अधिकार को लाभदायक शर्तों और पर अन्य इच्छुक लोगों को दे दिया, मगर लगान बढ़ने के साथ साथ भाड़े पर जमीन लेने वाले को भी जमीन संबंधी अपने अधिकारों को किराए पर लगा दिया। इस प्रक्रिया की श्रृंखला बन गई, जिससे वास्तविक किसान और सरकार के बीच लगान पाने वाले बिचौलिए आ गए। बंगाल में कुछ स्थितियों में उनकी संख्या 50 तक पहुंच गई। असहाय खेती रैयतों की दशा, जिन्हें अंततः उच्च जमींदारों के झुंड का असहनीय बोझ उठाना पड़ता था, इतनी खराब थी कि उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनमें से अनेक की हालत बुरी, उनकी अलग हालत तो गुलामों की जैसी थी। जमींदारी तथा भूस्वामी के उदय और फलने फूलने का एक अत्यंत नुकसानदेह परिणाम स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष के दौरान उनकी राजनीतिक भूमिका। संरक्षित राज्यों की राजाओं के साथ वे विदेशी शासकों के मुख्य राजनीतिक समर्थक बन गए तथा उन्होंने उदीयमान राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध किया और महसूस किया कि उनका अस्तित्व ब्रिटिश शासन के कारण है। उन्हें ब्रिटिश सरकार को सदा बनाए रखने के लिए जी तोड़ कोशिश की। कृषि में ठहराव और उसकी अवनति। कृषि पर जनसंख्या बढ़ते हुए दबाव, आर्थिक भू राजस्व निर्धारण, जमींदारी प्रथा के पनपने, बढ़ती हुई ऋणग्रस्तता, किसानों की बढ़ती दरिद्रता के फलस्वरूप भारतीय कृषि गति होने लगी, यहाँ तक कि उसका अप्रकश होने लगा। परिणाम स्वरूप प्रति एकड़ पैदावार बहुत ही कम होने लगी। वर्ष 1901 से तथा 1939 के बीच कुल कृषि उत्पादन 14% कम हो गया। कृषि पर जनसंख्या के बढ़ते दबाव, बिचौलियों की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जमीन न सिर्फ छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गई बल्कि उसका अपखंडन भी हो गया। जमीन इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गई कि उनका अधिकांश अपने जोतने वालों का भरण पोषण भी नहीं कर सकते थे। बहुसंख्यक किसानों की अति दरिद्रता के कारण उनके पास इतने संसाधन नहीं होते थे कि वे अच्छे मवेशी बीजे और अधिक खाद्य उर्वरकों और कृषि उत्पादन की उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर कृषि में सुधार लाते हैं। सरकार और जमींदार दोनों ही चूसे जाने वाले किसानों को कृषि में सुधार लाने के लिए कोई प्रेरणा नहीं होती थी। आखिरकार जिस जमीन पर वो खेती करता था वह विरले ही अपनी संपत्ति होती थी। कृषि में सुधार के कारण जो भी फायदा होता था उसका अधिकांश दूसरे जमींदारों महाजनों के गिरोह में ले लेता था। जमीन के उपविभाजन तथा अपखंडन ने भी सुधारों को मुश्किल बना दिया। इंग्लैंड व अन्य यूरोपीय देशों में धनिक जमींदारों ने बहुधा जमीन पर पूंजी लगाई जिससे उसकी उत्पादकता बढ़ सके, बढ़ी हुई आय में उसको हिस्सा मिल सके। मगर भारत में दुरस्थ जमींदार ने वे नए रहे हो या पुराने कोई उपयोगी कार्य नहीं किया, केवल लगान प्राप्त करता ही रहे। बहुधा जमीन में उनकी कोई जड़ें नहीं होती थी। उन्होंने लगान वसूल करने के सिवा कोई भी व्यक्तिगत दिलचस्पी नहीं ली। जमीन में उत्पादकता निवेश करने की अपेक्षा अपने रैयतों को और भी चूस कर अपनी आय को बढ़ाना न सिर्फ संभव बनाना बल्कि श्रेष्ठकर भी समझाया। सरकार कृषि के सुधार और आधुनिकीकरण की सहायता कर सकती थी, मगर सरकार ने अपने ऊपर इस प्रकार कोई जिम्मेदारी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश भारत की वित्तीय व्यवस्था यह विशेषता थी कि जबकि कराधान का मुख्य बोझ किसान के कंधों पर था, सरकार ने उस पर एक बहुत छोटा सा खर्च किया। किसान और कृषि की अवहेलना का एक उदाहरण था लोक कार्य कृषि सुधारों की उपेक्षा। भारत सरकार ने 1950 तक रेलवे पर 5 अरब 60 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए, मगर उसी दौरान सिंचाई पर उसने 50 करोड़ रुपए से कम खर्च किए। रेलवे की मांग
ब्रिटिश व्यवसायिक कर रहे थे। जबकि सिंचाई से करोड़ों भारतीय किसानों का भला होता था, तो भी सिंचाई ही एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें सरकार ने आगे और कुछ कदम बढ़ाए। एक ऐसा समय आया जब सारे संसार ने कृषि को आधुनिक बनाया जा रहा था। कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जाए थे। भारतीय कृषि टेक्नोलॉजी की दृष्टि से निश्चल बनी हुई थी। शायद ही किसी आधुनिक मशीन का इस्तेमाल हो रहा था। सबसे खराब बात यह है कि साधारण उपकरण भी सदियों पुराने थे। उदाहरण के लिए 1951 में केवल 9,30,000 लोहे के हल इस्तेमाल किए जाए थे, जबकि काठ के हलों की संख्या 3,18,00,000 थी। अजैविक उपकरणों का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता था, जबकि पशु खाद्य, उदाहरण के लिए गोबर, मल, मवेशियों की हड्डियां बर्बाद हो जाती थी। बस 1922 से 23 में कुल फसल वाली जमीन के केवल 1.9% ही उन्नत बीजों का प्रयोग होता था। बस 1938 से 39 तक यह प्रतिशत बढ़कर 11% ही पहुंच पाया। इतना ही नहीं, कृषि शिक्षिता पूर्णतः उपेक्षित था। 1939 में सारे भारत में केवल 6 कृषि कॉलेज थे, जिनमें से 1306 विद्यार्थी पढ़ते थे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सिंध में एक भी कृषि कॉलेज नहीं था। स्वाध्याय के जरिए सुधार लाने की में भी किसान समर्थ नहीं थे। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा या यहाँ तक कि साक्षरता का कुछ प्रसार नहीं हुआ था। आधुनिक उद्योग का विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक महत्वपूर्ण घटना मशीनों के बड़े पैमाने पर आधारित उद्योगों की स्थापना थी। बाद में मशीन युग का आरंभ तब हुआ जब 19वीं सदी के छठे दशक में सूती कपड़ा, जूट, कोयला खान उद्योग की स्थापना हुई। पहली कपड़ा मिल 1853 में कावसजी नाना भाई की ने बम्बई में शुरू की। पहली जूट मिल 1855 में रिश्रा बंगाल में स्थापित की। इन उद्योगों का विस्तार धीरे धीरे मगर लगातार हुआ। 1879 में भारत में 56 सूती कपड़ा मिले थी, जिनमें से 43,000 लोग काम करते थे। 1882 में 20 जूट मिले थी, जो अधिकतर बंगाल में थी, जिसमें से लगभग 20,000 लोग काम करते थे। 1905 तक भारत में 206 सूती मिले थी, जिनमें से लगभग 1,96,000 लोग काम करते थे। 1901 में 36 से अधिक मिले थे, जिनमें से करीब 1,15,000 लोग काम कर रहे थे। कोयला खान उद्योगों में 1900 में लगभग 1,00,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ था। अन्य यांत्रिक उद्योग जो कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध व 20वीं शताब्दी में शुरू हुए थे, विकसित हुए थे। कपास की उटाई और दबाने, चावल आटे, इमारती लकड़ी की मिलें, चर्म शोधनालय, ऊनी कपड़े के कारखाने, कागज, चीनी की मिलें, लोहा इस्पात के कारखाने तथा नमक, अभ्रमक, सोरे जैसे खनिज उद्योग थे। 20वीं सदी के चौथे दशक में सीमेंट, कागज, दिया सिलाई, चीनी, सीसा उद्योग विकसित हुए, मगर इन सब के उद्योगों का अवरुद्ध विकास हुआ। अधिकतर आधुनिक भारतीय उद्योग पर ब्रिटिश पूंजी का स्वामित्व था और नियंत्रण भी। विदेशी पूंजीपति भारतीय उद्योग ऊंचे मुनाफे की संभावनाओं के कारण उसकी ओर आकर्षित हुए। श्रम अंततः सस्ता था, कच्चे माल तुरंत व सस्ती दरों पर उपलब्ध थे। अनेक वस्तुओं के लिए भारत और उसके पड़ोसियों ने तैयार बाजार माल उपलब्ध कराया। चाय, जूट और मैग्नीज जैसे भारतीय उत्पादनों के लिए सारे संसार में बना बनाया बाजार था। दूसरी ओर अपने देश में विदेशी पूंजीपतियों को लाभप्रद निवेश अवसर कम मिल रहे थे। उसी समय औपनिवेशिक सरकार उसके उत्तरदायी सभी प्रकार की सहायता तथा रियायतें देने को तैयार थे। विदेशी पूंजी में अनेक उद्योगों ने भारतीय पूंजी को दबा दिया। केवल सूती कपड़ा उद्योग में आरंभ से ही भारतीयों का बहुत बड़ा असर था और 20वीं सदी के चौथे दशक में चीनी उद्योग का विकास भारतीयों ने किया। भारतीय पूंजीपतियों को आरंभ से ही ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसियों, ब्रिटिश बैंकों की ताकत के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा। किसी भी उद्यम के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए भारतीय व्यवसाय को उस क्षेत्र में प्रबल ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसियों के सामने झुकना पड़ता था। अनेक स्थितियों में भारतीयों की कंपनियों पर भी विदेश स्वामित्व और नियंत्रण वाली मैनेजिंग एजेंसियों का दबदबा होता था। भारतीयों के बैंकों से ऋण मिलने में भी कठिनाई होती थी। अधिकतर बैंकों पर ब्रिटिश अधिपत्यों का प्रभाव था, मगर उनको कर्ज भी मिलते थे। उन्हें ऊंची दरों पर ब्याज देने पड़ते थे, जबकि विदेशी काफ़ी आसान किस्तों पर कर्ज ले सकते थे। निस्संदेह भारतीयों को धीरे धीरे अपने बैंक बीमा कंपनियां विकसित करना शुरू कर दी। वर्ष 1914 में भारत की कुल बैंक जमा के 70% से और अधिक विदेशी बैंकों पर अधिकार था। 1937 तक उनका हिस्सा बढ़कर 57% हो गया। भारतीय आर्थिक जीवन में उनका बोलबाला बनाए रखने के लिए भारत स्थित ब्रिटिश उद्यम ने मशीन और उपकरण देने वाले ब्रिटिश संभरणकर्ताओं, जहाजरानी, बीमा कंपनियों,
विपणन संस्थाओं, सरकारी अधिकारियों तथा राजनीतिक नेताओं से घनिष्ठ संबंध का फायदा उठाया। इसके अलावा सरकार ने भारतीय पूंजी की अपेक्षा विदेशी पूंजी के पक्ष में लेने की नीति जानबूझकर अपनाई। भारत सरकार की रेलवे नीति ने भारतीय उद्यम के प्रति भेदभाव किया। रेलवे भाड़ों की दरों ने देशी उत्पादनों के बदले विदेशों में आई वस्तुओं को प्रोत्साहन दिया। आयातित वस्तुओं की अपेक्षा भारतीय वस्तुओं का वितरण कठिन और खर्चीला था। भारतीयों द्वारा उद्योगों में स्थापित एक अन्य गंभीर कठिनाई यह थी कि देश में भारी तथा पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग का लगभग पूरा अभाव था। इन उद्योगों के बिना अन्य उद्योगों का तेज और स्वतंत्र विकास नहीं हो सकता था। लोहा और इस्पात उत्पन्न करने वाले मशीन भारत के पास बड़े संयंत्र नहीं थे। इंजीनियरिंग उद्योगों के नाम पर कुछ छोटी मोटी मरम्मती वाली वर्कशॉप तथा धातु उद्योगों के नाम पर थोड़े से लोहे और पीतल की फैक्ट्रियाँ या फाउंड्रियाँ थीं। भारत में इस्पात का उत्पादन सबसे पहले 1913 में हुआ। इस प्रकार भारत में इस्पात, धातु कर्म, मशीन, रसायन, तेल, आधुनिक उद्योग का अभाव हुआ। विद्युत शक्ति के विकास में भारत पिछड़ा हुआ था। मशीन पर आधारित उद्योग के अलावा 19वीं सदी में नील, चाय, कॉफ़ी जैसे बागान उद्योगों का विकास हुआ। इन पर पूरी तरह से यूरोपीय स्वामित्व था। नील का इस्तेमाल सूती कपड़ा उद्योगों में रंगाई के लिए होता था। नील से रंग बनाने वाले उद्योग में भारत में 28वीं सदी में अंत में शुरू किया गया। वह बंगाल और बिहार में फला फूला। किसानों पर अत्याचार करने के कारण नीलहे बदनाम हो गए। उन्हें नील की खेती में करने के लिए किसानों को मजबूर किया। इस उत्पीड़न का सजीव चित्रण प्रसिद्ध बंगला लेखक दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में 1860 में किया। एक संश्लिष्ट रंग के आविष्कार से नील उद्योग को बड़ा धक्का लगा और धीरे धीरे उनका ह्रास हो गया। चाय उद्योग का विकास 1850 के बाद असम, बंगाल, दक्षिण भारत तथा हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में हुआ। चाय उद्योग पर विदेशी स्वामित्व होने के कारण सरकार ने लगान मुक्त जमीन, अन्य सुविधाएं देकर उनकी सहायता की। कालक्रम में चाय का उपयोग सारे भारत में होने लगा। चाय निर्यात की एक महत्वपूर्ण वस्तु बन गई। इस दौरान कॉफ़ी बागानों का विकास दक्षिण भारत में हुआ। बागान और विदेशी स्वामित्व वाले अन्य उद्योगों ने भारतीय जनता पर कोई खास फायदा नहीं हुआ। वेतन और मुनाफे देश से बाहर जाते थे। उन्होंने वेतन का एक बड़ा भाग उच्च वेतन भोगी विदेशियों पर खर्च किया। उन्होंने अपने अधिकांश उपकरण विदेशों में खरीदे। उनके अधिकतर तकनीकी कर्मचारी विदेशी थे। उनके अधिकांश उत्पादन विदेशी बाजारों में बिकते थे। बिक्री से प्राप्त विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल ब्रिटेन करता था। इन उद्योगों में भारतीयों को एक ही फायदा हुआ था, कुशल अकुशल लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए। मगर इन उद्योगों में अधिकांश मजदूरों को बहुत कम मजदूरी मिलती थी। उन्हें अत्यंत कठिन स्थितियों में लंबे समय तक काम करना पड़ता था। इसके अलावा बागानों में लगभग गुलामी की स्थिति थी। कुल मिलाकर भारत में औद्योगिक प्रगति बड़ी धीमी और दुखदायी थी। औद्योगिक प्रगति 19वीं सदी में सूती कपड़ा, जूट उद्योग, चाय बागानों, ब्रिटिश 20वीं सदी के चौथे दशक तक चीनी और सीमेंट तक ही सीमित रही। 1946 में कारखानों में काम करने वाले 40% मजदूर सूती कपड़ा और जूट उद्योगों में लगे हुए थे। उत्पादन और रोजगार दोनों की दृष्टियों से भारत का आधुनिक औद्योगिक विकास अन्य देशों के आर्थिक विकास या भारत की औद्योगिक अवस्था की तुलना में नगण्य थी। वस्तुतः उसने देसी हस्तशिल्पों के हार्स को पूरा नहीं किया था। उनके गरीबी और जमीन पर जनसंख्या के बढ़ते हुए दबावों की समस्या में कोई खास असर नहीं पड़ा। भारत के औद्योगिकरण की नगण्यपंथी इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि 1951 में 35 करोड़ 70 लाख की कुल जनसंख्या में केवल 23 लाख लोग आधुनिक औद्योगिक उद्यमों लगे थे। इसके अलावा 1858 के बाद शहरी और ग्रामीण हस्तशिल्पों का ह्रास अनवरत जारी रहा। भारतीय योजना आयोग ने हिसाब लगाया कि प्रोसेसिंग और विनिर्माण में लगे लोगों की संख्या ने 1901 में 1 करोड़ 3 लाख की थी, जो घटकर 1951 में 88 लाख हो गई। यद्यपि इस दौरान जनसंख्या में लगभग 40% की वृद्धि हुई। सरकार ने पुराने विदेशी उद्योग के संरक्षण, पुनः स्थापना, पुनर्गठन और आधुनिक उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इसके अलावा आधुनिक उद्योग भी सरकारी सहायता के बिना बहुधा ब्रिटिश नीति के विरुद्ध विकसित हुए। ब्रिटिश विनिर्माता भारतीय विसूती वस्तु उद्योग अन्य उद्योगों को अपने प्रतिनिधि समझते थे। उन्हें सरकार पर दबाव डाला। भारत ने औद्योगिक विकास को न सिर्फ प्रोत्साहित करे बल्कि उन्हें सक्रिय रूप से अनुत्साहित करे।
इस प्रकार ब्रिटिश नीति ने भारतीय उद्योग के विकास को कृत्रिम रूप से प्रतिबंधित तथा धीमा किया। इतना नहीं, भारतीय उद्योग को अपने शैशव काल में संरक्षण की आवश्यकता थी। उनका विकास उस समय हुआ जब ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने शक्तिशाली उद्योग को विस्थापित कर लिया। इसलिए भारतीय उद्योग उनकी प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक सके। वस्तुतः ब्रिटेन सहित सभी अन्य देशों ने विदेशी निर्मित वस्तुओं के आयात पर भारी आयात शुल्क लगाकर अपने नवजात उद्योगों को संरक्षण दिया, मगर भारत स्वतंत्र नहीं था। उसकी नीतियाँ ब्रिटेन निर्धारित करता था। नीति निर्धारण ब्रिटिश उद्योगपतियों के हितों में किया जाता था। ब्रिटिश उद्योगपति ने अपने उपनिवेश पर मुफ्त व्यापार की नीति ला दी। इसी कारण भारत ने जिस प्रकार यूरोप और जापान की सरकार अपने सूसू उद्योग को सहायता दे रही थी, उसी प्रकार नवस्थापित भारतीय उद्योगों ने वित्तीय और अन्य सहायता देने से इनकार कर दिया। उसने तकनीकी शिक्षा के लिए प्राप्त इंतजाम नहीं किए। 1951 तक तकनीकी शिक्षा बहुत पिछड़ी रही। इससे देश का औद्योगिक पिछड़ापन और बढ़ गया। 1939 में देश भर में केवल 7 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, जिसमें से 2217 विद्यार्थी पढ़ते थे। अनेक भारतीय परियोजना उदाहरण के लिए जहाज़ों, रेल इंजनों, मोटर गाड़ियों, हवाई जहाज के निर्माण में संबंधित परियोजना इसलिए शुरू नहीं की जा सकी कि सरकार ने कोई सहायता देने से इनकार कर दिया। अंततः 20वीं शताब्दी के तीसरे और चौथे दशकों में उदीयमान राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय पूंजीपति वर्ग के दबाव के कारण भारत सरकार को मजबूर होकर भारतीय उद्योग को तट कर संबंधी संरक्षण देना पड़ा। मगर फिर भी यहाँ भी सरकार ने भारतीय उद्योगों के प्रति सौतेली माँ जैसा व्यवहार किया। भारतीयों के उद्योगों में जैसे सीमेंट, लोहा, इस्पात, शीशा को या तो संरक्षण नहीं दिया गया या दिया गया तो बहुत अपर्याप्त था। इसके अलावा ब्रिटिश आयातित वस्तुओं को साम्राज्य वरीयता की प्रणाली के अंतर्गत भारतीयों को जोरदार विरोध के बावजूद विशेष रियायतें दी गई। भारतीय औद्योगिक विकास की एक खास बात यह थी कि क्षेत्रीय दृष्टि से अत्यंत असंतुलित था। भारतीय उद्योग देश के कुछ क्षेत्रों और शहरों में ही संकेत था। देश के अधिकतर भाग बिल्कुल अर्थव्यवस्थित थे। इस असमान क्षेत्रीय आर्थिक विकास के कारण न केवल आय के वितरण में असमानता आई, बल्कि राष्ट्रीय एकीकरण के स्तर में भी प्रभाव पड़ा। इसमें एक एकीकृत भारत के निर्माण का कार्य अधिक कठिन हो गया। देश के सीमित औद्योगिक विकास का भी एक महत्वपूर्ण सामाजिक परिणाम यह हुआ कि भारतीय समाज 2 नए सामाजिक वर्गों में जन्म लिया। उनका विकास हुआ। ये वर्ग थे औद्योगिक पूंजीपति और आधुनिक मजदूर वर्ग। ये दोनों वर्ग भारतीय इतिहास में बिल्कुल नए थे, क्योंकि आधुनिक खाने, उद्योग, परिवहन के नए साधन थे। यद्यपि ये वर्ग भारतीय जनसंख्या के अत्यंत छोटे भाग थे, तथापि इन्होंने नई टेक्नोलॉजी, आर्थिक संगठन की नई प्रणाली, नए सामाजिक संबंधों, नए विचारों और नए दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया। वे पुरानी परंपराओं, रीति रिवाजों, जीवन के तौर तरीकों में दबे हुए नहीं थे। सर्वोपरि बात यह है कि उनका दृष्टिकोण अखिल भारतीय था। इसके अलावा देश के औद्योगिक विकास में दोनों में गहरी दिलचस्पी थी। उनका आर्थिक और राजनीतिक महत्व, उनकी भूमिका उनकी संख्या के अनुपात में काफ़ी अधिक थी। दरिद्रता और अकाल भारत में ब्रिटिश शासन के एक प्रमुख भाग तथा ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के एक खास परिणाम हुआ कि भारतीय जनता में अत्यंत दरिद्रता का समाज है। यद्यपि इतिहासकारों में इस बात को लेकर मतभेद है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में गरीबी बढ़ती जा रही थी या नहीं। यद्यपि इस तथ्य में कोई मतभेद नहीं था कि पूरे ब्रिटिश शासनकाल के दौरान अधिकतर भारतीय हमेशा भूखमरी के कगार पर थे। समय बीतने के साथ साथ भारतीयों के लिए रोजगार या जीविका प्राप्त करना कठिन होता गया। ब्रिटिश आर्थिक शोषण, उद्योगों का ह्रास, उनकी जगह लेने में आधुनिक उद्योग की विफलता, करों की ऊंची दरें, भारतीय धन से ले जाकर ब्रिटेन ले जाना, कृषि का एक पिछड़ा हुआ ढांचा, गरीब किसानों का जमींदार भू राजस्व राजाओं, महाजनों, व्यापारी और अन्य के द्वारा शोषण, इन सब ने भारतीय जनता को अत्यंत दरिद्र बना दिया, उन्हें प्रगति करने नहीं दिया। भारत की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में एक निम्न आर्थिक स्तर पर ठहरी गई। जनता की दरिद्रता की पराकाष्ठा अकालों की एक श्रृंखला में हुई, जिन्होंने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में सभी हिस्सों पर अपनी विनाशकारी लीला दिखाई। इससे पहला अकाल पश्चिमी
उत्तर प्रदेश में 1860 से 61 में पड़ा, जिसमें 2 लाख आदमियों की जाने गई। 1865 से 66 में अकाल ने उड़ीसा, बंगाल, बिहार, मद्रास को धर दबोचा। 20 लाख लोगों की जानें ले ली गई। केवल उड़ीसा में 10 लाख लोग मर गए। 1868 से 70 के अकाल में 14 लाख से अधिक लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बम्बई और पंजाब में मर गए। राजपुताना भी अकाल से प्रभावित था। यहाँ तक कि अनेक राज्यों ने अपने एक चौथाई से 1/3 जनसंख्या से हाथ धोना पड़ा। उस समय तक शायद सबसे भयंकर अकाल रहा। 1876 से 78 में मद्रास, मैसूर, हैदराबाद, महाराष्ट्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब में पड़ा। उस समय तक शायद सबसे भयंकर अकाल 1877 में मद्रास, मैसूर, हैदराबाद, महाराष्ट्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब में पड़ा। महाराष्ट्र में 8 लाख लोग मरे, मद्रास में 35 लाख लोग मर गए, मैसूर में 20% जनसंख्या से हाथ धोना पड़ा, उत्तर प्रदेश में 12 लाख से अधिक लोग मर गए। सूखे के कारण 1996 से 97 में देशव्यापी अकाल पड़ा, जिसमें 9.5 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हुए, जिनमें करीब 45 लाख लोग मर गए। फिर 1999 से 1900 का अकाल उसके तुरंत बाद आया। इसके व्यापक तबाही हुई। राहत कार्यों द्वारा लोगों की जानें बचाने और सरकारी प्रयत्नों के बावजूद 35 लाख से अधिक व्यक्ति मर गए। इन बड़े अकालों के कारण अनेक स्थानीय अकाल पड़े और तथा अभाव की स्थिति आई। एक ब्रिटिश लेखक विलियम डिग्बी ने हिसाब लगाया कि 1854 से 1900 तक कुल मिलाकर 2,88,25,000 से अधिक लोग अकाल से मर गए। एक और अकाल 1943 में बंगाल में पड़ा, जिसमें 30 लाख लोग मर गए। यह अकाल उनमें से मरने वाली भारतीय बड़ी संख्या में इस बात का संदेश देता है कि गरीबी और भुखमरी की जड़ें भारत में कितनी गहरी हो गई थी। भारत में स्थित अनेक अंग्रेज अधिकारियों ने 19वीं शताब्दी के दौरान भारत की दरिद्रता के भयंकर वास्तविकता को स्वीकार किया। उदाहरण के लिए गवर्नर जनरल की काउंसिल के एक सदस्य चार्ल्स इलियट ने टिप्पणी की, मुझे यह कहने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं है कि आधी कृषि जनसंख्या को एक साल के अंत तक, दूसरे साल के अंत तक यह पता ही नहीं था कि पेट भर खाना कैसा होता है। इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता विलियम हंटर ने स्वीकार किया, भारत के 4 करोड़ लोगों को अपर्याप्त भोजन पर जीवन बिताने की आदत हो गई है। 20 शताब्दी की स्थिति और खराब हो गई। एक भारतीय को उपलब्ध भोजन की मात्रा 1911 और 1941 के बीच 30 वर्षों के दौरान 29% की कमी हुई। भारत के आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी के अनेक अन्य संकेत थे। राष्ट्रीय आय संबंधी प्रशिक्षित विशेषज्ञता कोलिन क्लॉन ने हिसाब लगाया कि 1925 से 34 के दौरान संसार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय भारत और चीन में की थी। एक अंग्रेज की आय एक भारतीय की आय से 5 गुना अधिक थी। इस प्रकार 20वीं सदी के चौथे दशक के दौरान आधुनिक चिकित्सा विज्ञानों और सफाई कारण हुई प्रगति के बावजूद एक भारतीय की औसत जीवन प्रत्याशा केवल 32 वर्ष थी। अधिकतर पश्चिम यूरोपीय और उत्तर अमेरिकी देशों में औसत आयु 60 वर्ष से ऊपर थी। भारत का आर्थिक पिछड़ापन और उसकी निधनता प्राकृतिक संसाधनों की कमी कारण नहीं थी, वह मनुष्य निर्मित थी। भारत के प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में थे। उनका ठीक प्रकार से प्रयोग किया जाता तो वो जनता में पर्याप्त समृद्धि ला सकते थे। भारत एक विरोधाभासी चित्र प्रकट करने वाला था। एक समृद्ध जिसमें निर्धन लोग रहते। इस स्थिति के कारण विदेशी शासन और शोषण और एक पिछड़ी हुई कृषि और औद्योगिक आर्थिक अर्थव्यवस्था में जो वस्तुतः उसके पूरे ऐतिहासिक और सामाजिक विकास का परिणाम थी। भारत की भौगोलिक स्थिति या प्राकृतिक संसाधनों की कमी, यहाँ के लोगों के अंतर्निहित कोई चारित्रिक कमी और क्षमता का अभाव भारत की गरीबी का कारण नहीं था। यह मुगल काल के अवशेष भी नहीं था, ना ही यहाँ की गरीबी ब्रिटिश पूर्व अतीत का नतीजा। मुख्य रूप से पिछली 2 सदियों के इतिहास का नतीजा था। भारत इसके पहले किसी भी रूप में पश्चिमी देशों की तुलना में पिछड़ा हुआ देश नहीं था। उस समय दुनिया देशों के बीच रहन सहन के स्तर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। संक्षेप में इस दौरान पश्चिमी देशों का विकास हुआ, उनमें संपन्नता आई। भारत को आधुनिक उपनिवेशवाद के अधीन होना पड़ा तथा इसका विकास अवरुद्ध कर दिया गया। जिन दिनों भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, आज के सभी विकसित देशों ने उसी दौरान
अपना विकास कर लिया। अधिकांश विकसित देशों में विकास 1950 के बाद हुआ। दुनिया के विभिन्न हिस्सों के जीवन स्तर में 1750 तक बहुत अधिक फर्क नहीं था। इस संबंध में ध्यान देने की दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के शुरू होने की तिथियां बंगाल पर ब्रिटेन की विजय की तिथि से बहुत पास हैं। एक आधारभूत तथ्य यह भी है कि जिस सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक प्रक्रिया ने ब्रिटेन में औद्योगिक विकास और सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति को जन्म दिया, उसी ने भारत में आर्थिक अल्प विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन को जन्म देकर उसे कायम किया। इसकी वजह साफ है। ब्रिटेन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपनी अर्थव्यवस्था के अधीन रखा। अपनी ज़रूरतों के मुताबिक भारत की आधारभूत सामाजिक प्रवृत्ति को उसने निर्धारित किया। इसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय कृषि उद्योग में ठहराव आया। जमींदार, भूस्वामियों, राजे रजवाड़े, सूदखोरों, सौदागरों, पूंजीपतियों और विदेशी शासकों और उनके अहलकारों ने किसानों और मजदूरों का जमकर शोषण किया। देश में गरीबी और बीमारी फैली। लोग अर्ध भूखमरी के कगार पर पहुंच गए।